सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हमने पूर्ववर्ती वीडियो में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति मैंने आपको बता दी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। और जब मंत्रियों की बात करते हैं तो मंत्रियों का मंत्रिमंडल का जो गठन है वो कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर रहे हैं मंत्रियों की योग्यताओं कि मंत्रियों के पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मंत्री के लिए ये निर्धारण है कि कम से कम उसको विधानमंडल के किसी भी सदन का जो है सदस्य होना जरूरी है। अगर वो किसी भी सदन का विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको जो है विधानमंडल की सदस्यता उसको ग्रहण करनी होती है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य बने या निर्वाचित हो या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित। 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। अब बात करते हैं मंत्रियों के कार्य विभाजन की। तो मंत्रियों के कार्य विभाजन मतलब उनके विभागों का वितरण मुख्यमंत्री के परामर्श से मतलब उसकी सलाह से राज्यपाल के द्वारा किया जाए। ये मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री की जो है परामर्श के द्वारा अन्य मंत्रियों के विभाग और उनके कार्यों को राज्यपाल के नाम से वो नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री अनुशंसा करता है कि अमुक व्यक्ति को इस विभाग के कार्यानुभव है, कार्यदक्षता है, काम करने के लिए योग्य है। तो अनुशंसा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनके विभागों के वितरण के संदर्भ में। ठीक है। अब बात आती है मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण। तो मंत्री उनकी शपथ ग्रहण लेने के लिए क्या कहा गया है इसमें? राज्यपाल के समक्ष 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो पद की गोपनीयता की और जो है दूसरी जो है कर्तव्य पालन। मतलब मैं निष्ठा के साथ जिस कार्य के लिए मैं मंत्री पद पे आसीन हुआ हूँ मैं उस कार्य को बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करूँगा। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को लीक आउट नहीं किया जाता। कहने का मतलब जैसे मान लो हम लोकसभा के संदर्भ में ले लें या संसद के संदर्भ में ले लें, वहाँ संसद के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय वो अपने घर वालों के समक्ष भी नहीं बताते। ऐसा संविधान में उल्लेखित है। जैसे रातों रात किसी दूसरे देश पे अटैक करना है, अभी पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई तो उस मंत्रिमंडल ने अपने घर वालों से भी नहीं कहने का उसमें उल्लेख है कि जो गोपनीयता है वो पद पे आसीन होने से पूर्व कर्तव्य पालन और गोपनीयता की जो है शपथ दिलाई जाती है वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में जो मंत्री नियुक्त होता है वो राज्यपाल के समक्ष अपने कर्तव्य पालन की निष्ठा के साथ पालन करूँगा और दूसरी चीज़ जो है मंत्रिमंडल के नीतिगत निर्णय हैं उनकी गोपनीयता जो है बनाए रखूँगा। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है मंत्रियों की श्रेणी। तो मंत्रियों का जो विभाजन है वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहली चीज़ कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरे मंत्री जो है राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है कैबिनेट स्तर का, और एक प्रकार होता है उपमंत्री। तो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है वो अपने विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है। मतलब यूँ मान के चलें अपना जो डिपार्टमेंट है उसका उसको अपने आप को मुख्यमंत्री मान। कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या करते हैं? सभी नीतिगत निर्णयों की जो मीटिंगें होती है जन कल्याणकारी उनमें सभी में उनको आमंत्रित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या करते हैं? सरकार की जो मुख्यतः अनिवार्यतः मीटिंगें होती है उनमें सब में भाग लेते हैं। कौन? कैबिनेट स्तर के मंत्री। और राज्य मंत्री क्या करते हैं? जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कैबिनेट स्तर का, वो क्या करते हैं? अगर उनको किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए जो मीटिंग आमंत्रित की गई है उसमें उनको बुलाया जाता है तो वह संबंधित राज्य मंत्री उस मीटिंग में क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? पेश करते हैं या जाते हैं। ठीक है। ये राज्य मंत्री हुए, मतलब उनको सलाह और परामर्श थोड़ा एडवाइज करने के लिए उनका हेल्प रूप कह सकते हैं हम। और तीसरी श्रेणी जो है वो क्या है? उपमंत्री। तो उपमंत्री का जो है काम वो क्या है? एक कार्यकाल। वो क्या है? उपमंत्री का एक मतलब हेल्पर का है, कार्यानुभव सीखने का कार्य है कि वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अधीनस्थ रहते हुए कैबिनेट स्तर के मंत्री बनने के लिए वो क्या करें? काम सीखते हैं, कार्यानुभव लेते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को क्या क्या काम करना होता है। ये उपमंत्री का कार्य। तो 3 प्रकार के मंत्री, एक तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री,
दूसरे हैं राज्य मंत्री, इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है कैबिनेट मंत्रालय का, स्वतंत्र प्रभार। एक होते हैं तीसरी श्रेणी जो मंत्रियों की है वह है उपमंत्री, तीसरी श्रेणी जो है उपमंत्री की है, ठीक है। ये केवल इनका कैबिनेट स्तर के मंत्री बनने के लिए ट्रेनिंग काल कहलाता है। उपमंत्री केवल कार्य सीखते हैं। इनका कार्य है क्या, कार्य इनका कार्य क्या है, अगर इनको कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल के मीटिंगों में बुलाया जाता है तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। केवल कैबिनेट स्तर के जो मीटिंगें होती है उसमें कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, राज्य मंत्री नहीं। अगर आमंत्रित किया जाता है तो जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। परामर्श और सलाह जरूर देते हैं, लेकिन उपमंत्री जो हैं वो केवल इनका काम सीखते हैं कि आगे जाकर अपन को भी जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री बनना है, ठीक है। आगे देखिएगा, देखो कैबिनेट स्तर के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है वो क्या करते हैं, जो शासन की नीतियाँ हैं, ठीक है, राज्य के शासन को संचालन करने, उन नीतियों का क्या करते हैं, नीतिगत ढंग से उनको बनाते हैं, उन नीतियों को, उन पॉलिसियों को, ताकि ऐसी नीतियाँ जन कल्याणकारी हो और जनता के बीच में जाकर जनता को क्या करे, लाभान्वित करे। ये सामूहिक रूप से ये कार्य होता है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का। और राज्य मंत्रियों को किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। खुद राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं, मैंने आपको बता दिया, हाथ बटाते हैं बस, ठीक है ना। और इसके बाद उपमंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के क्या करते हैं, सहायक के रूप में कार्य करते हैं, हेल्पिंग वर्क के रूप में, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, सामान्य रूप से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर उस दल का क्या हो जाता है, वो दल अल्पमत में आ जाता है बीच में कार्यकाल से पूर्व, तो उस मंत्रिमंडल को क्या कर देता है, राज्यपाल बर्खास्त कर देता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, देखो आप, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। विधानसभा के जो है विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल मैंने आपको बताया 5 वर्ष होता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल फिक्स है ना, 5 वर्ष। अब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर, तो मंत्रिपरिषद क्या है, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद तीनों का क्या है, मिश्रण है। कैबिनेट स्तर, राज्य मंत्री और उपमंत्री, तीनों को सामूहिक रूप से हम मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल जो शब्द है वो भी हाल ही की उत्पत्ति है। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है बराबर। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 74 में की जाती है संसद के संदर्भ में, लेकिन जो मंत्रिमंडल शब्द आया है वो अभी क्या है, हाल ही की उपज है, वो संविधान में उसको उल्लेखित नहीं किया गया। हाल ही की उपज कह सकते हैं हम मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद में तो तीनों आएंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल में ये चीज़ आएगी। अब इसमें देखो आप, सामूहिक उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी जो है विधायक हैं या मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे, चूंकि व्यक्तिगत तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद की गोपनीयता और कर्तव्य पालन की शपथ लेता है, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे वो किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्यपाल। अगर वहाँ संसद के संदर्भ में हम बात करें तो वहाँ व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, और सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल है अर्थात मंत्रिपरिषद है वो वहाँ तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, यहाँ ठीक है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। अब इसमें आप देखो आगे, विधानसभा के किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, सिद्ध कदाचार कर देता है, या फिर कोई भी संवैधानिक ढांचे का, संस्थागत ढांचे का कहीं न कहीं उल्लंघन कर देता है, तो फिर क्या होता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। और आगे देखो आप, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो किसी भी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दें, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अब बात आती है वेतन और भत्ते, बात आती है वेतन और भत्ते, ठीक है। तो देखिए अब बात कर रहे हैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते। तो संविधान में आर्टिकल 164/5 में इस बात का उल्लेख है या उपबंधित है कि राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में, ठीक है, पाए जाने वाले सभी मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल तय करता है, ठीक है। समय समय पर महंगाई और भत्तों को देखते हुए उनके वेतनों में और भत्तों में वृद्धि भी की जाती है, ठीक है। अब बात आती है आगे मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली।
तो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली की हम बात करते हैं तो इसमें देखो आप, मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल होता है। मैंने बता दिया आपको, मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है मंत्रिमंडल है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण इकाई मैंने, मंत्रिपरिषद में तो तीनों ही सम्मिलित रहते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है, या उपमंत्री, तीनों का मिला जुला रूप मंत्रिपरिषद है। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में कौन आते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो ध्यान दीजिएगा, आगे सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेता है कौन? मंत्रिमंडल। और देखो आगे, मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में एक बार होती है। मंत्रिमंडल की बैठकें जो है सप्ताह में एक बार होती है, और मुख्यमंत्री जब चाहता है, जब उनको विशेष बैठक के लिए आमंत्रित भी कर देता है। करता है नहीं करता? आगे देखो, मुख्यमंत्री जब चाहे उसकी बैठक बुला सकता है, और इन बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं हो कभी कभी तो उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना। अगर उप मुख्यमंत्री भी नहीं है तो कैबिनेट स्तर का वरिष्ठतम मंत्री क्या करता है? इस मीटिंग का जो है अध्यक्षता करता है। ठीक है, देखो आप, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम करता है। बैठक का कोरम, गणपूर्ति नहीं होती, बैठक का कोई भी कोरम या गणपूर्ति नहीं होती। ठीक है, जानते हो ना गणपूर्ति? गणपूर्ति मतलब कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए 1/4 सदस्यों का, कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित होना जरूरी है। उसको क्या कहेंगे हम? कोरम या गणपूर्ति कहेंगे, 1/4 भाग को। लेकिन विधानमंडल में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है, ठीक है ना, उनकी मीटिंग के लिए, उनकी सभा के लिए कोई कोरम या गणपूर्ति निश्चित नहीं की गई है। आगे देखो, मंत्रिमंडल की कार्यवाही के दो प्रमुख नियम है। क्या क्या? एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व और एक गोपनीयता। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का मतलब है कि विधानसभा के प्रति क्या रहेंगे? ये उत्तरदायी रहेंगे, प्रत्येक विधायक सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। और गोपनीयता, जो मंत्रिमंडल की बैठकों में प्राय जो उचित निर्णय लिए गए हैं उनकी गोपनीयता के बारे में ध्यान रखेंगे, किसी भी बात को बाहर प्रचारित नहीं करेंगे। आगे देखो, मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एकमत से किए जाते हैं। मतलब जिस दल की सरकार है और जिस दल का जो मंत्रिमंडल है वो उनके द्वारा, समझ आ रही मेरी बात, उनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के बारे में सभी क्या होते हैं? पहले अपने सभी दल के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक मत होते हैं। ठीक है, अगर एक मत नहीं होता तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो एक मत होकर क्या करते हैं? उस प्रस्ताव को पारित करते हैं। आगे देखो, मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अगर किसी भी प्रस्ताव में मतभेद है अपने ही दल के सदस्यों में, तो बैठकर क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं, परामर्श करते हैं। उसके बाद में अगर एक मत हो जाते हैं तब वो प्रस्ताव पारित माना जाता है, अन्यथा नहीं। और ये निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। ठीक है, कोई भी नियम बना रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो उसमें सभी एक मत होकर क्या करेंगे? उस प्रस्ताव को पारित करेंगे। तो फिर इस चीज़ को क्या कहेंगे? मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया, एक तो कर्तव्य पालन की और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं सभी मंत्री। मंत्रिपरिषद में तीनों भाग आ गए, बार बार नहीं कहूँगा इस चीज़ को। तो तीनों प्रकार के मंत्री क्या करते हैं? कर्तव्य पालन और गोपनीयता की जो है शपथ लेते हैं। ठीक है, कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल की जितनी भी कार्यवाही है और जो निर्णय हैं उनको क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। ठीक है, आगे देखो, मंत्रियों की शक्तियां और कार्य। ठीक है, मंत्रियों की शक्तियां और कार्यों को हम देखते हैं। देखिए, अब बात करें मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्यों की, तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 163 में इस बात को उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगी, मतलब तीनों प्रकार के जो मंत्री होंगे वो अपनी सलाह, मतलब राज्यपाल की सलाह और परामर्श के लिए नियुक्त किए जाते हैं। पहली चीज़ तो इस बात का उल्लेख है संविधान में आर्टिकल 163 में कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सहायता सभी कार्यों को संपादन करने के लिए, सभी कार्यों को संपादन करने के लिए सहायता और परामर्श करेगी। किसके करेगी सहायता और परामर्श? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल नितांत भिन्न है। वास्तविक स्थिति नितांत भिन्न है, नहीं है क्या? सभी निर्णय स्वयं लेती है, उसके बाद हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल को हस्ताक्षर करना ही होता है। ठीक है ना। अब आप इसमें देखो, संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल की सहायता और परामर्श देना है। ठीक है, किंतु वास्तविक स्थिति विपरीत भी है।
क्या है, संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य के शासन के संबंध में जो शक्तियाँ प्राप्त किए उन सभी शक्तियों का संपादन कौन करता है? विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। जो कार्य राज्यपाल के हैं उन कार्यों को व्यवहार में करते कौन है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सैद्धांतिक रूप से तो उसके नाम से होता नहीं होता, क्योंकि वैधानिक प्रधान है, वो नहीं है क्या, नाम मात्र का है कि नहीं। आगे देखो, शक्तियां प्रदान की गई, व्यवहार में उन सभी का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्रियों को इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित किया जाता है। मंत्रिपरिषद क्या करती है? शासन के सभी नीतिगत निर्णय लेती है और वो जो लिए गए नीतिगत निर्णय हैं उन निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष क्या करता है? प्रेषित करता है, मतलब भेजता है या देता है उसके हाथ। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय ये हैं, फिर उनको हस्ताक्षर करने होते। आगे देखो आप, तो क्या क्या है? एक तो शासन की नीति निर्धारित करना, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य क्या है? शासन की नीति निर्धारण करना। देखिए आप, इसमें राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में मंत्रिपरिषद का प्रमुखतया जो है, पहला ही कार्य क्या है? शासन की नीतियों को जो है निर्धारित करती है। पहले तो नीतियाँ बनाती है, फिर उन नीतियों को क्रियान्वित करती है वो। आगे देखो, इसमें मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है। चाहे गृह विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि हो, शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारण करती है वरन उस कार्य रूप में भी परिणित करती है। मैंने भी थोड़ी देर पहले यही बताया। पहले तो क्या करती है? नीतिगत निर्णय के प्रस्ताव देती है। मंत्रिपरिषद क्या करती है? जन कल्याणकारी, जनता के हितार्थ ऐसे निर्णय नहीं लेती कभी भी कि वो जनता की क्या हो, विपरीत हो, जन कल्याणकारी हो, जनता की हितैषी हो। ऐसी नीतियों का जो है निर्धारण करती है। निर्धारण करने के उपरांत उन नीतियों को जनता के बीच में कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा क्रियान्वित करती है। कौन करती है? विधान परिषद। कौन करती है? मंत्रिपरिषद। बात समझ आ रही है? आगे देखो, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। जो उच्च पद हैं, उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देती है। परामर्श देती नहीं देती? देखो कैसे देती है, आप देखो। जो उच्च पद हैं, संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट्स के अंदर सरकार की बात को रखने वाला सरकारी वकील को जो है महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति के संदर्भ मैंने आपको पहले बता दिया कि मंत्रिपरिषद परामर्श और सहायता करती है राज्यपाल, लेकिन नितांत अभी जो वर्तमान में व्यवहारिक प्रयोग है वो बिल्कुल विपरीत है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी हो तो उसकी अनुशंसा कौन करेगी? मंत्रिपरिषद करेगी। और उस मंत्रिपरिषद की अनुशंसा को प्रेषित कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, क्योंकि वह दल का लोकप्रिय नेता जो है, नहीं है क्या, वो दल का जो लोकप्रिय नेता है वो राज्यपाल के समक्ष जो है उस प्रस्ताव को प्रेषित करता है। ठीक है, आगे देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है। मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे आपके राजस्थान के संदर्भ में आप देखो, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल के नाम से उनकी नियुक्ति होती है। अनुशंसा कौन करती है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब जब अनुशंसा करती है और उनको पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो उनको हटाने का एकल अधिकार किसके पास है? इनके पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को नहीं है। उनको पद पर नियुक्त करने का अधिकार है इनके पास। किनके पास? राज्य की विधान परिषद के पास। लेकिन किसके नाम से नियुक्त होते हैं? राज्यपाल के नाम से। लेकिन हटाने का जो है वो संसद के पास। हटते वहाँ से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये कौन? जो आरपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं, नियुक्ति इनके नाम से होती है। तो राज्यपाल को इनकी सूचना कौन देता है कि अमुक व्यक्ति को जो है इनका आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाए या अन्य सदस्य बनाए जाए, महाधिवक्ता किसको बनाया जाए, ये परामर्श देती है राज्यपाल को। कौन? मंत्रिपरिषद।
और आगे देखो आप, व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। ठीक है। विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व, देखो आप, मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों से प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीतियों का समर्थन करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो बाकी बचे हुए जो सदस्य हैं अन्य दलों से संबंधित ले लो या विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित ले लो, तो वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल के द्वारा रखे गए प्रस्तावों को जब पारित होता है वो प्रस्ताव, तो वह उस समय उन प्रश्नों के ऊपर प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद करते हैं। ठीक है। आलोचनात्मक ढंग से उन लिए गए नीतिगत निर्णयों की क्या करते हैं, आलोचनात्मक क्या करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अन्य सदस्य, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य, तो मंत्रिमंडल का कार्य क्या है, मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, उनके द्वारा जो वाद विवाद किए जाते हैं उन वाद विवादों में सरकार जो नियुक्त मंत्रिमंडल है उनका जवाब देता है। प्रत्येक मंत्री उनका जवाब देता है। शिक्षा विभाग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षा मंत्री क्या करता है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन अमुक सदस्य, उसको प्रत्युत्तर देता है। ठीक है। चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है, चिकित्सा मंत्री देगा जवाब। ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद का ये भी कार्य है, पूछे गए प्रश्नों का उचित जवाब देना। ठीक है। आगे देखो, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना मंत्रिपरिषद का कार्य ये भी है। क्या कार्य, कानून निर्माण करना। देखो आप, इसमें मंत्रिपरिषद न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमंडल के कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इनका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना है। क्या करना है कि नीतिगत निर्णय लेने के बाद, ठीक है ना, क्या करती है विधान परिषद। देखो आगे, मंत्रिपरिषद केवल शासन ही नहीं करती वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है राज्य की विधानमंडल के संदर्भ में। विधानमंडल में कौन कौन सी विधेयक का मतलब जानते हो, वह प्रस्ताव जो विधि सम्मत हो, कानून संहिता के अनुसार बना हो। बात समझने का प्रयास करना मेरी आप। वह प्रस्ताव जो कानून संहिता अर्थात हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुकूल हो, तो वह प्रस्ताव क्या बन जाता है, फिर विधि के अनुसार है तो विधेयक कहलाता है। विधेयक की परिभाषा है, वह प्रस्ताव जो कानून सम्मत हो अर्थात संवैधानिक ढांचे के अनुकूल बना हुआ हो, उसका निर्माण संवैधानिक ढांचे के अनुकूल हो, तो वह प्रस्ताव अर्थात विधि के अनुसार बना हो, कानून के अनुसार बना हो, वो प्रस्ताव फिर विधेयक कहलाता है। ठीक है। फिर वो अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। आगे देखो आप, विधानमंडल में कौन कौन सी विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इनका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना है। बजट तैयार करवाना, ये कार्य नहीं है क्या, बजट तैयार करते हैं ना। बजट का मतलब जानते हो, पूरे वर्ष का आय व्यय से संबंधित ब्यौरा, पूरे वर्ष का आय व्यय से संबंधित ब्यौरा, कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, राजकोषीय घाटा कितना है, कितना राजस्व अब इकट्ठा करना है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को लिखकर उसको कौन करता है, वित्त मंत्री विधानमंडल के समक्ष खड़ा होकर उसको पढ़ता है। किसको पढ़ता है, बजट को पढ़ता है। ठीक है। ये तैयार कौन करवाती है, मंत्रिपरिषद। आगे देखो, इसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीतियों के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व भी किसका रहता है, मंत्रिपरिषद का। रहेगा नहीं रहेगा, किसका रहेगा, मंत्रिपरिषद का।